हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द एट्थ पार्ट ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो, दैट इज लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें हम कवर करते हैं। तो पहले क्या होता था, लोक अदालत होती थी जो गवर्नमेंट ने क्रिएट की थी। लोक अदालत अंडर द प्रोविजन ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। तो ये हैंडल करती थी केसेस जो 20 लाख तक के होते थे लोन्स की। इसके बाद डीआरटी आया। डीआरटी होता है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये एस्टैब्लिश किया था अंडर द रिकवरी ऑफ डेप्ट्स ड्यू टू द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। इसमें सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइल कर सकते थे अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ डेप्ट्स। और जो रिकवरी केसेस थे वो 20 लाख और उससे ऊपर के होते थे। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स इसमें आते थे। और जो इसका हेड होता था वो होता था जो भी हेडेड की जाती थी प्री डिसाइडिंग और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी था, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज हो गया वो था। और मैक्सिमम जो टेन्योर था इसका सॉल्व करने का वो 180 डेज़ का था। इसके बाद कर लेते हैं हम डीआरटी से जो सेटिस्फाई नहीं होते थे वो डीआरएटी ब्रैट जिसको बोलते हैं, डेप्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो इसमें नॉट सेटिस्फाइड बैंक और बोरोवर विद द टीआरटी वर्डिक्ट इट कैन फाइल एन अपील विद द ड्रैट। और ये आपको 30 डेज़ के अंडर करने पड़ते थे ऑफ द रिसेप्ट ऑफ ऑर्डर। जो आपका डीआरटी के 30 डेज़ के बाद जो अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो उसके रिस्पॉन्स से, तो आपको फाइल करना विद इन 30 डेज। और डीआरटी का 50% जो अमाउंट है वो सॉरी जो 50% अमाउंट है वो डीआरटी में डिपॉजिट होता था। इसको हेड करता था चेयरमैन, जो कि होता था हाई कोर्ट का जज। ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, ईआरसी इनको बोलते हैं। फिर सरफेसी एक्ट आया 2002 में। तो ये सिक्योर्ड लोन्स के लिए था। सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसको एनेक्ट किया था 17 दिसंबर 2002 में और कमेंस हुआ था 21 जून। कमेंस हुआ था और कनेक्ट किया था। ओके, अप्लाइज टू एनपीए रिकवरी केसेस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिकवरी केसेस जो थे अप टू 1 लाख और अबव। हमने देखा पहले डीआरटी में 20 लाख उससे अबव जो लोग वहाँ से सेटिस्फाई नहीं होते तो ड्रैट में जाते थे। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो 1 लाख और उससे अबव के जो रिकवरी केसेस है वो सरफेसी एक्ट के अंडर। अंडर दिस एक्ट द बोरोवर इज सर्व्ड 60 डे नोटिस होता है डिमांडिंग द रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, फेलिंग व्हिच द बैंक इज ऑथराइज्ड टू टेक द पोजीशन ऑफ द चार्ज एसेट। अब एक्सेप्शंस कौन कौन से उसमें आता है? एग्रीकल्चर लैंड हो गया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेस देन 1 लाख रुपीज़, रिकवरी अमाउंट लॉस देन 20% ऑफ टोटल ड्यूज, अनसिक्योर्ड लोन्स, ये सब। अभी हम बात करते हैं लोन्स की। दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स वही होते हैं जिसमें सिक्योरिटी होती है, टेंजिबल या इनटेंजिबल। अच्छा, टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन सिक्योरिटीज़ की बात कर लेते हैं अभी। सबसे पहले देखते हैं मोर्गेज क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मोर्गेज के अंदर आती है, जैसे बिल्डिंग बिल्डिंग होगी एक, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर आता है। इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टीज आती है मोर्गेज में, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग हो गई। अब प्लेज की बात कर लेते हैं। ये आता था अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमने भी पढ़ा मोर्गेज जो था वो प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 था। उससे पहले का प्लेज एक्ट है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है 1872, है ना। पोजीशन ऑफ लैंडर या बैंक की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें जो पोजीशन होता है वो लैंडर के पास या बैंक के पास होता है। तो जो भी लैंडर होगा, मतलब जैसे कि बैंक की बात करें तो बैंक ही होगा उस केस में। और मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, गोल्ड रखते हैं हम, वो प्लेज के अंदर आता है। हाइपोथिकेशन में आता है, ये अंडर सरफेसी एक्ट 2002 में आता है। मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, पोजीशन बोरोवर के बायर के पास होती है इसमें। और जैसे कि हमें पता है मूवेबल प्रॉपर्टी में आ गई आपकी कार। तो ये इस तरीके से चल रहा है। पैरी पैसो चार्ज, इसमें एसबीआई, पीएनबी, मिल्क एबीसी लिमिटेड को इक्वल चार्ज दे रहे हैं। अच्छा, ब्रिज लोन्स की बात कर लेते हैं। इट इज़ अ लोन फॉर शॉर्ट टर्म टेम्पररी फाइनेंस फॉर बिजनेस फर्म। अब ब्रिज लोन में क्या होता है, जैसे कि ब्रिज लोन होता है एक तरह से ब्रिज। अगर किसी को बहुत बड़ा लोन चाहिए और बैंक अभी पोजीशन में नहीं है उसको इतना अमाउंट देने का, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है कि 1 करोड़ लेना है मुझे एसबीआई से, तो एसबीआई बोलेगा कि अभी हम एकदम से आपको इतना तो नहीं प्रोवाइड कर सकते। उसके बिहाफ पे हम आपको ऐसा कर लेते हैं कि अभी आप 20-25 हज़ार का ले लो टेम्परेरी एज अ ब्रिज, और इसको हम क्लोज कर देंगे और फिर बड़ा अमाउंट दे देंगे आपको, जैसे हमारे पास अमाउंट इकट्ठा होता है। तो वो ब्रिज लोन होता है। इन विच केस सेवरल बैंक्स जॉइन टुगेदर टू मीट द क्रेडिट नीड्स ऑफ लार्ज बोरोवर्स, उसको बोलते हैं कंसोर्टियम बैंकिंग और लैंडिंग। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बैंक्स मिलके एक बंदे को अमाउंट का लोन देते हैं। फिर एस्क्रो अकाउंट की बात की जाती है। रियल एस्टेट में ये अकाउंट होता है, जैसे मुझे बिल्डर्स के, जैसे बायर है कोई, उसने कोई बिल्डिंग बनानी है तो वो एस्क्रो अकाउंट बनाएगा और जो भी एजेंट होगा वो उस अकाउंट से 20, 30, 40 ऐसे % में अमाउंट ले सकता है अकॉर्डिंग टू नीड। स्पेशल अकाउंट में फंड्स आर हेल्ड इन ट्रस्ट व्हाइल 2 और मोर पार्टीज मतलब कंप्लीट और ट्रांजेक्शन करते हैं, कंप्लीट ट्रांजेक्शन। फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात कर लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउअडेज। ये असाइन करती है क्रेडिट रेटिंग्स विच रेट डेब्टर्स एबिलिटी टू पे बैंक डेट बाय मेकिंग टाइमली पेमेंट ऑफ लोन्स। ऑन द बेसिस ऑफ दोज पेमेंट्स कुछ रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि क्रिजल हो गया, इक्रा हो गया, केयर, ओनिक्रा, ये सब आती हैं। अब ये क्रिजल की बात कर ली जाती है तो ये 1987 में आई थी, स्टेब्लिश हुई है। क्रेडिट रेटिंग एंड इन्फो सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका जो फुल फॉर्म है। फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की, हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरपर्सन उस टाइम पे आशु सुयास थे, अभी कोई और हैं। लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी विद ओवर 65% ऑफ मार्केट शेयर। ओके, लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी विद ओवर 65% ऑफ मार्केट शेयर। इक्रा की बात कर ली जाए तो 1991 में ये जो है एस्टेब्लिश हुई है। इसकी फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इन्फो एंड इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर गुड़गांव में। और चेयरमैन उस टाइम पे अरुण दुबल जी थे। लार्ज कॉर्पोरेट्स को ये रेटिंग करती है। अभी हम देखेंगे ना यहाँ पे तो मोस्टली मुंबई में ही है, सिर्फ इक्रा और ओनिक्रा ये गुड़गांव में थी। बाकी के SMERA और क्रिजल जो है ये मुंबई में है, इनके हेडक्वार्टर्स। अभी केयर की बात कर दी जाए तो 1993 में बनी है ये, ठीक है। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, हेडक्वार्टर मुंबई में, सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया की। और चेयरमैन उस टाइम पे एसबी मानिक थे। हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए ये जो है रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। ओके, इसके बाद ओनिक्रा की बात कर ली जाए, ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर गुड़गांव में, MSME वगैरह के लिए है ये।
और निशी मार्केट जो कि स्पेसिफिक मार्केट्स होती हैं। एसएमईआरई की बात की जाए 2005 में आई, ये दोनों ओनिक्रा और केयर दोनों 1993 की हैं। अभी बात कर ली जाए एसएमईआरई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज रेटिंग एजेंसीज, सिमिलरली एमएसएमई के लिए हेडक्वार्टर इसका मुंबई में था। अभी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज भी होती हैं जो ओवरऑल ओवरसीज में भी करती हैं, जैसे इंपॉर्टेंट जो है वो तीन ही है यहाँ पे हमने रखी है। स्टैंडर्ड एंड पुअर जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है, लार्जेस्ट है और वेरी फर्स्ट ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। फिच की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में इसका, लंदन में, ये सारी न्यूयॉर्क की हैं, और मूडीज़ भी हेडक्वार्टर लंदन, सॉरी न्यूयॉर्क। सिबिल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वी ऑलरेडी नो अबाउट सिबिल स्कोर। ये 2000 में आया और इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करते हैं ये हम लोग को, और वही सेम है, इसी बेसिस पे मोस्टली बैंक्स इसको लोन प्रोवाइड करने के लिए पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं सिबिल के थ्रू। हेडक्वार्टर मुंबई में है। उस वक्त चेयरमैन नायर साहब थे, अभी कोई और हैं। अच्छा, इसमें कस्टमर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बैंक लेता है। 0-1 के उसमें देखें, अगर 0 और -1 आपका स्कोर होगा तो मतलब कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। 300 से 900 तक ये जिसकी क्रेडिट स्कोर होता है, जो बिलो 750 होते हैं वो डिफ़ॉल्टर्स में आते हैं, और जो 750 से 900 होते हैं इसको गुड स्कोर माना जाता है। दूसरी चीज़, सिबिल के केस में ये बोलते हैं कि जितनी बार चेक करते हैं ये घटता है, ये भी एक वो इशू है इसका। सो आई गेस दैट्स ऑल अबाउट द 8th पार्ट। आई हैवंट मिस्ड एनीथिंग, सो विल मीट ऑन द 9th पार्ट। थैंक्स एंड बाय बाय।